Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which is about how BRICS is challenging SWIFT. ये टॉपिक आपके SSP लेक्चरेट GD और करंट अफेयर बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे ब्रिक्स ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज कर रहा है और ग्लोबल डोमिनेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, देखो अगर हम देखें कि क्या-क्या स्टेप्स लिए गए हैं और ब्रिक्स ने डॉलर पर डिपेंडेंस कम करने के लिए। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है फोर्थ ज़िला समिट 2024। इस समिट के दौरान ब्रिक्स ने लॉन्च किया न्यू डेवलपमेंट बैंक और कॉन्टिनेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ये फर्स्ट ग्लोबल फाइनेंशियल या फिर हम कहें ये पहली बार था जब डेवलपिंग नेशंस ने अपने ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए जिससे वेस्टर्न फाइनेंशियल डोमिनेंस को चैलेंज किया गया। सेकंड है पुश फॉर लोकल करेंसी यूज। देखो 2015 में क्या हुआ था, रशिया पर सैंक्शन लगने के बाद ब्रिक्स ने डिसाइड किया कि वो अपनी नेशनल करेंसीज में ही ट्रेड करेंगे ताकि डॉलर एक्सपोजर कम हो। थर्ड है एनहांसिंग करेंसी कॉपरेशन। अगर हम इसकी बात करें 2017 तक ब्रिक्स कंट्रीज ने करेंसी स्वैप और डायरेक्ट लोकल करेंसी इन्वेस्टमेंट जैसे स्टेप्स लिए जिससे एक स्ट्रॉन्ग करेंसी कॉपरेशन सिस्टम डेवलप हुआ। नेक्स्ट जो स्टेप लिया गया दैट वाज ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स। 2020 में एक पेमेंट टास्क फोर्स बनाई गई ताकि एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो जो ब्रिक्स देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को सीमलेस बना सके। नेक्स्ट वाज कजान समिट 2024। देखो इस समिट में लीडर्स ने एम्फसाइज किया लोकल करेंसी सेटलमेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने पर। यह एक बड़ा स्टेप था ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इनिशिएटिव को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। देखो ये जो सारे स्टेप्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, दैट वाज फाइनेंशियल सोवरेनिटी और सैंक्शन फ्री ऑपरेशंस के टुवर्ड जहां पे ब्रिक्स अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल आर्किटेक्चर्स को बिल्ड कर सके। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी हुआ क्या है, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है ब्रिक्स पे इनिशिएटिव जो लिया गया किसके द्वारा, ब्रिक्स कंट्री के द्वारा। ये जो इनिशिएटिव था जिसे स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव रूप में देखा जा रहा है और माना जा रहा है। अगर हम इसकी बात करें सिंबॉलिक करेंसी सिंबल, कजान समिट 2024 में ब्रिक्स ने एक सिंबॉलिक ब्रिक्स बैंक नोट अनवील किया। ये एक सिग्नल था कि ब्रिक्स अब सीरियसली डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज करने वाला है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ब्रिक्स पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या ब्रिक्स पे है क्या। देखो ब्रिक्स पे एक डिजिटल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसका एम है ट्रेड को लोकल करेंसीज में करवाना बिना यूएसए डॉलर और स्विफ्ट पर डिपेंड हुए। अगर हम एग्जिस्टिंग जो पेमेंट सिस्टम है उनकी बात करते हैं, देखो रशिया का क्या है, आप यहाँ इसमें देख सकते हो। यहाँ पे रशिया का है SPFS, चाइना का है CIPS, इंडिया का है UPI, ब्राजील का है पेक्स। इन सबको इंटीग्रेट करके एक इंटर ऑपरेबल डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बनाया जा सकता है जिससे ब्रिक्स मेंबर इजीली एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सके, वो भी डॉलर फ्री। नेक्स्ट अगर हम देखें एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से कॉपरेशन और ज़्यादा बढ़ रहा है। अब जितना ज़्यादा यूएस एग्रेसिव स्टांस अडॉप्ट करता जा रहा है ब्रिक्स के अगेंस्ट, उतनी ही जल्द ये कंट्रीज मिलकर ब्रिक्स पे को ऑपरेशनलाइज करने की तरफ बढ़ रही हैं। अब आते हैं हम इस ब्रिक्स पे इनिशिएटिव के चैलेंजेस पर। क्या कंस्ट्रेंट्स या फिर हमें क्या चैलेंजेस देखने को मिले। देखो सबसे पहला इंटरनल डिफरेंसेस, सभी ब्रिक्स मेंबर्स जो हैं ना वो अपने प्लेटफॉर्म को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे इंडिया अपना UPI, चाइना अपना CIPS, ब्राज़ील अपना पिक्स। इस वजह से कॉन्शियस स्लो है और एक सिंगल ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम बनाना मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट क्या है आपका कॉमन करेंसी अनलाइकली। अब जो ये कॉमन करेंसी अनलाइकली है इसमें हम मतलब क्यों हम ये कह रहे हैं कि क्यों ब्रिक्स में कॉमन करेंसी जो है वो अनलाइकली रह सकती है। एक और क्वेश्चन ये होता है कि क्या ब्रिक्स एक कॉमन करेंसी लॉन्च कर पाएगा, करेगा जैसे यूरो। आंसर है फिलहाल हमें ये चीज़ नहीं लग रही क्योंकि हर देश की अपनी नेशनल प्रायोरिटीज़ और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अलग है। फॉर एग्जांपल चाइना चाहता है कि उसका युआन इंटरनेशनल हो जबकि इंडिया अपने रुपये प्रमोट करना चाहता है। साथ ही मैक्रो इकोनॉमिक कन्वर्जन्स जैसे इन्फ्लेशन रेट, फिस्कल पॉलिसीज़, ट्रेड स्ट्रक्चर सब अलग अलग है। इसीलिए एक सिंगल ब्रिक्स करेंसी प्रैक्टिकल नहीं लगती, वरना यूरोजोन के जैसे रिस्क हो सकता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि है क्या। देखिए यहाँ पे आप
ब्रिक्स टर्म 2001 में जिम ओ नील ने कॉइन किया था और ये रिप्रेजेंट करता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। 2010 में क्या देखने को मिला हमें? 2010 में हमने देखा कि साउथ अफ्रीका जुड़ गया और ग्रुप बन गया ब्रिक्स। 2024 के एक्सपेंशन के बाद नए मेंबर्स आए, ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया और 2025 में इंडोनेशिया भी जुड़ गया। अगर हम अभी ब्रिक्स की बात करें तो उनका क्या रिप्रेजेंटेटिव है? 45% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 37.3% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, जो G7 के 29% है और यूरोपियन यूनियन के 14% से ज़्यादा है। ब्रिक्स के कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स भी है, कैसे? जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, देन वी हैव कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज, रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल, STI फ्रेमवर्क प्रोग्राम। ये सब ब्रिक्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक ब्लॉक बनाते हैं। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि कैसे ब्रिक्स जो है वो रीडिफाइन कर रहा है ग्लोबल पावर के डायनामिक्स को, राइट? सी, एनर्जी सिक्योरिटी से शुरू करते हैं। ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई के इंक्लूड होने के बाद ब्रिक्स अब 44% ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कंट्रोल करता है। ये एक ह्यूज शिफ्ट है ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स में। सेकंड, वी हैव न्यूट्रल स्पेस फॉर स्ट्रैटेजिक डायलॉग। जैसे इंडिया चाइना के बीच डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, ब्रिक्स एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म बना जहां दोनों देश कंस्ट्रक्टिव डायलॉग कर सके। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट फॉर मल्टीलेटरल रिफॉर्म। ब्रिक्स एक कलेक्टिव फोरम प्रोवाइड करता है जहां इंडिया जैसे देश UNSC, IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO रिफॉर्म के लिए पुश कर सकते हैं ताकि ग्लोबल गवर्नेंस ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो। नेक्स्ट वी हैव इंक्लूसिविटी एंड ग्लोबल एंगेजमेंट। नए मेंबर्स के इंक्लूजन से ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म ग्लोबल फुटप्रिंट और एक्सपांड हो गया है। ये एक ग्लोबल साउथ कोलिशन के रूप में उभर रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज इमर्जिंग ब्लॉक या फिर इकोनॉमिक ब्लॉक। आज ब्रिक्स G7 के काउंटर बैलेंस के रूप में देखा जा रहा है, जो वेस्टर्न डोमिनेटेड सिस्टम को चैलेंज करता है और डेवलपिंग नेशंस को वॉइस भी देता है, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैलेंजेस जो ब्रिक्स को फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है हमारी? देखो, कोई परमानेंट सेक्रेटरीट है ही नहीं। किसी एक ऑफिस या हेडक्वार्टर की कमी से डिसीजन मेकिंग स्लो होती है। दूसरा, जियोपॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शन। मेंबर्स के इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, जैसे यूएई और इजिप्ट का यूएस से अलायंस और ईरान का एंटी यूएस स्टांस। थर्ड क्या है? इकोनॉमिक और एन अनटैप्ड पोटेंशियल। चाइना के ग्रोथ रेट स्लो हो रहा है, रशिया सैंक्शंस फेस कर रहा है, इससे ब्रिक्स की कलेक्टिव इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। नेक्स्ट इज लिमिटेड इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। इफ वी से, देखो, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस में ब्रिक्स कंट्रीज का वोटिंग पावर सिर्फ 19% है, जबकि G7 का 40%। नेक्स्ट इज स्लो डी डॉलराइजेशन। ईरान, रशिया और चाइना अपनी करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल डी डॉलराइजेशन अभी भी स्लो है और एक कॉमन करेंसी अभी भी दूर है। चलो कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो, ब्रिक्स एक पावरफुल ब्लॉक बनने की राह पर है, स्पेशली ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेशन के लिए। अगर ये इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन को दूर करे और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाए तो ये वेस्टर्न डोमिनेटेड सिस्टम का स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव बन सकता है। और सबसे एक्साइटिंग बात, इंडिया 2026 में ब्रिक्स चेयरमैनशिप ले रहा है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए टू शेप ब्रिक्स फ्यूचर एंड प्रमोट अ फेयर एंड मल्टी पोलर वर्ल्ड। रिमेंबर एस्पिरेंट्स, ब्रिक्स सिर्फ एक ग्रुपिंग नहीं, ये एक विजन है, अ वर्ल्ड बेस्ड ऑन ट्रस्ट, cooperation and equality, not dominance. And one more thing is there, if you guys want the PDF of these PPTs, and अगर आप चाहते हो कि आपको नोट्स मिले जो रिसेंटली पिछले जनवरी 2025 से लेके अब तक जो GD टॉपिक्स और लेक्चर टॉपिक्स वेरियस बोर्ड्स में पूछे गए हैं, तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू एवरीवन।